हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का जो वीडियो है वो जो आईपी की आपकी जो बुक है सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स, जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आईपी का, उस चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 75 एमसीक्यूज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का कि यहाँ पे डैश है, आर द रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेस दैट वी लेफ्ट बिहाइंड एज वी यूज इंटरनेट, कि जब हम इंटरनेट पर कोई रिकॉर्ड ट्रेस करते हैं तो उसके पीछे क्या छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक आप देख सकते हैं सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स। तो साथ में मैं आपको ये भी दिखाता रहूंगा जिससे कि आपको पता लग जाए और चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर पाएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, डिजिटल फुटप्रिंट्स। जब इंटरनेट पर आप जो भी कोई वर्क करते हैं तो उसके बाद आप डिजिटल फुटप्रिंट्स को लेफ्ट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज दैट डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है कितने समय के लिए स्टोर होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, परमानेंटली स्टोर होते हैं। क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटीज जब करते हैं तो आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो आप परमानेंटली छोड़ देते हैं। अगर आप 10 साल 20 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तो भी वो जानकारी आपको बता देगा। क्वेश्चन नंबर 3, whenever we surf the internet using the smartphone we leave a trail of data reflecting the activities performed by us online which is our। तो ये सब क्या है, मतलब जब इंटरनेट पर हम स्मार्टफोन के जरिए जो भी हमारी एक्टिविटीज जो होती है जो कि ऑनलाइन हमको परफॉर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो अगर आप अपने 12th क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई या एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सिलेबस में एमसीक्यूज आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा 2। आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्टिव और एक होता है पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आंसर बताया आपका, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, बोथ ऑफ द अबोव। तो दोनों इसका आंसर सही है। तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 6, द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड। तो जिसका हमारा कोई इरादा नहीं होता और हम सामान्य तौर पर ये डेटा जो है इंटरनेट पर छोड़ देते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। जिसमें हमारा इरादा नहीं होता लेकिन हम वर्किंग जब कर रहे होते हैं तो ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर हम छोड़ देते हैं। तो इंटरनेट पे इस तरह की जो अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, कोई शॉपिंग वेबसाइट्स विजिट करते हैं, तो उस समय जो डेटा आप लेफ्ट करते हैं उसे बोला जाता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। और एक डेटा जो होता है जिसमें हम जानबूझकर जो छोड़ते हैं, जैसे कि ईमेल अगर हम करते हैं तो इंटेंशन हमारा जो होता है उसे बोला जाता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन इंटेंशनली इज द कॉल्ड। तो आंसर होगा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, तो आप ध्यान रखें इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर होगा सी, क्योंकि जब हम करते हैं तो हमने ईमेल जो है वो जानबूझ के किया है, तो इस तरीके से जो डेटा होता है उसे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स कौन बनाता है। तो आंसर होगा इसका डी। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या किसी को ईमेल करते हैं या फिर ऑनलाइन आप कुछ पोस्ट करते हैं जैसे फेसबुक पे या कोई ट्विटर पे, अगर आप कोई मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करते हैं तो ये सब आपका डिजिटल फुटप्रिंट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन लोकल वेब ब्राउजर इन द फॉर्म ऑफ। तो जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो आपके लोकल वेब ब्राउजर पर किस फॉर्मेट में होते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा इसका डी, क्योंकि वो ब्राउजिंग हिस्ट्री भी होता है, आपका कुकीज भी होता है और पासवर्ड भी डिजिटल फुटप्रिंट्स के रूप में आपके कंप्यूटर में आपके जो लोकल वेब जो ब्राउजर होता है उसको स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन। तो जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं। तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि लोकल वेब ब्राउजर पर भी होते हैं और सर्वर पर भी होते हैं, दोनों जगह पर होते हैं। ध्यान रखना, ये लोकल वेब ब्राउजर जो कि आपका कंप्यूटर है उस पर भी, और जो सर्वर है जो वेब सर्वर आप यूज में लेते हैं, दोनों जगह आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स स्टोर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी यूज्ड टू।
तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यूजर्स की लोकेशन, यूजर की डिजिटल एक्टिविटी और यूजर की जो डिजिटल पर्सनैलिटी ऑफ द यूजर। देखो पर्सनैलिटी का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जिस तरह की आप एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग वेबसाइट्स विजिट करते हैं या कोई कॉमर्शियल वेबसाइट्स या कोई शॉपिंग वेबसाइट जैसे कि अमेजोन वगैरह, तो इससे पता लग जाता है कि आप किस एज कैटेगरी के हैं और आपकी जो चॉइसेज हैं, आपकी जो हॉबीज हैं वो किस तरीके की हैं। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एनीवन हु यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद इंटरनेट इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि डिजिटल सिटीजन भी कह सकते हैं या फिर नेटिजन भी कहते हैं। तो जो नेट यूज लेने वाले जो डिजिटल सिटीजन को टुकड़ों में बांट के जो एक नया वर्ड जो बनाया है वो है नेटिजन। जो इंटरनेट जो यूज में लिया करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को जो यूज में लेते हैं उसे बोला जाता है नेटिजन। क्वेश्चन नंबर 14, इन दिस इरा ऑफ डिजिटल सोसाइटी वी कैन डू। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका आंसर होगा आपका डी, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेट एटिकेट्स। तो नेट एटिकेट्स का मतलब है कि जो भी नैतिक शिष्टाचार जो होते हैं, जब इंटरनेट पे जब आप यूज में लेते हैं तो आपको वहां पर किस प्रकार का शिष्टाचार आपको रखना चाहिए, किस प्रकार का आपका आचरण होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपको एथिकल भी बनना पड़ेगा, आपकी नैतिकता भी होनी चाहिए, आप एक विनम्रता पूर्वक भी कार्य करेंगे और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के तरीके भी आपको अपनाने होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन वी शुड। तो क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपको कोई भी कॉपीराइट मटेरियल आपको यूज नहीं करना होता है, साइबर बुलिंग को आपको दूर रखना होता है और किसी की प्राइवेसी, रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द अदर्स, जो कि कोई प्राइवेसी जो गोपनीय जो सूचनाएं होती है उनको भी आपको गोपनीय ही रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑनलाइन पोस्टिंग ऑफ द रूमर्स, गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन, पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, कमेंट्स एम्ड टू पब्लिकली रिडिकुल्स ए विक्टिम इज द टर्म्ड एज। तो किसी के बारे में जो अफवाहें फैलाना, किसी को धमकी देना या किसी की जो पर्सनल जो जानकारी है या कमेंट करना या किसी को चिढ़ाना, ये सब चीजें आपकी कौन सी कैटेगरी में आती हैं। तो दोस्तों इसको बोला जाएगा साइबर बुलिंग। अगर आप सोच रहे हो कि साइबर क्राइम है, तो दोस्तों ये क्राइम इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की ना तो कोई मनी का लेन देन इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरह से जो अफवाहें फैलाना और जो किसी को धमकी देना, इसमें कहीं पर भी पैसों की बात नहीं हो रही है, इसीलिए ये साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। और साइबर इंसल्ट तो कोई वर्ड होता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज ए पर्सन हु डेलिबरेटली शो द डिस्कॉर्ड ऑन द इंटरनेट बाय द स्टार्टिंग द quarrel or the upsetting people by posting the inflammatory or off topic message in an online community। तो जो भी इंटरनेट पर किसी को जैसे झगड़ा जो हो जाता है या किसी को अपसेट कर देता है, तो इस तरह की जो इन्फ्लेमेटरी, जो कि अति संवेदनशील जो मैसेज वगैरह जो होते हैं और जिनको ऑनलाइन कम्युनिटी पर जो डाला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत पॉपुलर वर्ड है किसी को ट्रोल करना, तो आंसर होगा इंटरनेट ट्रोल। तो जब किसी को इस तरह की जो कोई अपशब्द जो बोलना, किसी को गाली गलौज निकालना या किसी के बारे में फर्जी कमेंट करना, गलत कमेंट करना, तो ये सब आपका कहलाता है इंटरनेट ट्रोल। क्वेश्चन नंबर 19, डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो डिजिटल जो कम्युनिकेशन होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ईमेल, टेक्सटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये सब डिजिटल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। ईमेल भी होता है, टेक्सटिंग भी होता है और इंस्टेंट मैसेजिंग भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सोशल मीडिया। तो इसमें सोशल मीडिया का एग्जांपल कौन सा है दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी, इसका डी, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ये सभी आपके सोशल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एग्जांपल इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने देखा फेसबुक, पिनिंटरेस्ट एंड गूगल प्लस, ये सभी सोशल मीडिया के एग्जांपल हैं, लेकिन सोशल चैनल इस तरह का कोई सोशल मीडिया का एग्जांपल नहीं है। तो आंसर आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 22, डैश आर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यूजर टू पार्टिसिपेट बाय द क्रिएटिंग एंड द शेयरिंग कंटेंट विद अदर्स इन द कम्युनिटी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सोशल मीडिया, ऐसी वेबसाइट जिससे कि हम जो शेयरिंग और अपने जो कंटेंट, अपने जो आइडियाज जो होते हैं वो हम समुदाय में, हमारे समाज में, हम समूह में देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि फेसबुक,
ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए रेस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट अबाइड बाय, तो जो एक रेस्पॉन्सिबल जो नेटिजन जो होता है तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा डी, क्योंकि उसको नेट एटिकेट्स का पालन भी करना होता है, उसको कम्युनिकेशन एटिकेट्स भी पालन करना होता है और सोशल मीडिया एटिकेट्स भी पालन करना होता है, ऑल ऑफ द एबोव। तो उसको सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाना होता है। तो एक जिम्मेदार जो नेटिजन है उसको सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी कैन शेयर, तो सोशल मीडिया पर क्या शेयर किया जा सकता है? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे आप इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोज सभी आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टू बी ए रेस्पॉन्सिबल नेटिजन वी शुड, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा डी, क्योंकि आप अपना जो पासवर्ड है वो अच्छे तरीके से मजबूत पासवर्ड आपको बनाना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आपको पासवर्ड बनाना चाहिए और कुछ भी ऑनलाइन अपलोड करने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए कि कोई गलत तरीके का कंटेंट या किसी का कॉपीराइट कंटेंट तो आप इंटरनेट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। और जो आपका जो पासवर्ड है वो आपको लगातार बदलते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी आपके पासवर्ड का आइडिया नहीं लगा सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26, data that can cause substantial harm, embarrassment, inconvenience and the unfairness to an individual if breached or compromised is called, तो जो भी डेटा जो है किसी तरीके से हार्मफुल हो सकता है, किसी को एम्बेरेस कर सकता है या कोई गलत कम्युनिकेशन या कोई गलत आचरण या गलत आपका एक अर्थ निकल सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सेंसिटिव डेटा। तो जो सेंसिटिव डेटा होता है वो किसी को भी हार्मफुल तरीके से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस तरह का जो डेटा होता है उसे सेंसिटिव डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल ऑफ द सेंसिटिव डेटा इज, तो सेंसिटिव डेटा कौन सा होता है? तो देखो आप समझ सकते हैं, सेंसिटिव डेटा है नेम ऑफ ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि नेम तो कोई किसी का सेंसिटिव डेटा हो ही नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड डिटेल ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की जो क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड की जो जानकारी उससे कोई आपका मिसयूज भी कर सकता है, आपका जो अमाउंट है वो बैंक से निकाला जा सकता है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड जो है वो एक आपका सेंसिटिव संवेदनशील डेटा होता है जिसको हमको सेफ्टी से रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, आईपीआर स्टैंड्स फॉर, आईपीआर का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका आंसर होगा आपका बी, इंटेलेक्चुअल द प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरूर याद कर लें। कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल प्रोटेक्टेड बाय, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा इसका ए। तो जो भी सॉफ्टवेयर जो प्रोटेक्टेड होते हैं उसे बोला जाता है कॉपीराइट के अकॉर्डिंग आता है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेटेंट जो है वो अलग चीज का होता है, कोई आपका जो प्रोडक्ट होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या आपका कोई व्यापारिक चिन्ह जो होता है उसके लिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज में आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया इन्वेंशन विल बी प्रोटेक्टेड बाय, तो जो भी आपकी जो कोई पर्सनल जो आइडियाज जो होते हैं उसके लिए क्या यूज में आता है उसे बोला जाता है पेटेंट कर लेना। तो आपने अगर कोई आइडिया बनाया, अगर आपने कोई वर्ड बनाया तो उसे हम पेटेंट करना जो बोलते हैं, जो कि 20 साल के लिए दिया जाता है। 20 साल तक उसको आप पर्सनल प्रॉपर्टी के यूज में लेते हैं, 20 साल बाद में उसको पब्लिकली यूज में लिया जा सकता है। तो आंसर ध्यान रहे पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 31, द नेम एंड लोगो ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड बाय, तो अभी मैंने बताया था रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू, तो जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आईपीआर कहते हैं शॉर्ट में, तो उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कॉपीराइट, पेटेंट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तीनों आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द डैश इंक्लूड राइट टू कॉपी, reproduce a work, right to distribute copies of the work to the public and right to publicly display or perform the work, तो इसका आंसर होगा आपका ए, कॉपीराइट। तो जो कॉपीराइट होता है वो आपका राइट टू कॉपी होता है। तो कॉपीराइट में किसी जो डेटा होता है उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो इसको पब्लिकली डिस्प्ले करने से रोकने के लिए कुछ जो कानून बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसे कॉपीराइट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ए डैश प्रोवाइड an exclusive right to prevent other from using, selling or distributing the protected invention, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो भी डेटा जो होता है उसको यूजिंग द सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेटेड जो डेटा होता है कॉपीराइट
ट्रेडमार्क और पेटेंट तीनों आते हैं, तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, ए पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर, जो एक पेटेंट होता है वो कितने साल के लिए होता है, तो दोस्तों बहुत याद कर लेना, 20 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 36, तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इंक्लूड्स द एनी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, तो इसके लिए जो आंसर होगा, जो इस तरह की जो चिन्ह होते हैं, लेबल, डिजाइन, स्लोगन वगैरह, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका ट्रेडमार्क। व्यापारिक जो चिन्ह होते हैं उसे हम, जो डिजाइन, स्लोगन, लोगो वगैरह जो होते हैं वो आपके ट्रेडमार्क के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ईयूएलए का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के जाएंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो अगर आप सीबीएसई से हैं या एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं योगेश कुमार गुप्ता आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके माध्यम से आपको चैप्टर नंबर 6 आपकी जो बुक है, एक बार बुक आपके देख लीजिए, ये आपकी आप बुक का एक जो चैप्टर है एनसीईआरटी का सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स, उस बुक से के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 39, डैश मीन्स यूजिंग द अदर्स वर्क एंड नॉट गिविंग एडिकेट साइटेशन फॉर यूज, कि आप किसी का डेटा यूज में लेते हैं और उसका आभार भी नहीं देते, मतलब सिटेशंस भी नहीं दे सकते कि आपने ये डेटा कहाँ से यूज में लिया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्लेगरिज्म, मतलब साहित्यिक चोरी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि आपको किसी भी जो बुक या मैगजीन या जो कोई आर्टिकल होता है उसका डेटा अगर आप लेते हैं तो आपको उसका रेफरेंस देना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, लाइसेंसिंग एंड द कॉपीराइट्स आर सेम, क्या लाइसेंस और कॉपीराइट सेम होते हैं, तो दोस्तों आप बता सकते हैं इसका आंसर होता है फॉल्स, क्योंकि लाइसेंस अलग चीज होता है, कॉपीराइट अलग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ए डैश इज ए टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल वर्क परमिटिंग सम ऑफ टू यूज देयर वर्क जनरली फॉर द सम प्राइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है 41, तो इसका आंसर होगा लाइसेंस। तो जब हम कुछ कंडीशंस के साथ में कुछ अमाउंट लेके, कुछ पैसा लेके जब हम किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारे वर्क को यूज में ले सकते हैं, तो उसे लाइसेंस बोला जाता है, और उसमें लाइसेंस एक लिमिटेड टाइम के लिए कुछ कंडीशंस के बेसिस पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेजेंटिंग समवन्स एल्स आइडिया और वर्क एज द वंस ऑन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका आंसर होगा आपका ए, प्लेगरिज्म। तो किसी का जो आइडिया वगैरह जो लेना हो जाता है उसे बोला जाता है प्लेगरिज्म, तो आंसर होगा 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43, रवि कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर, दिस इज एज द एक्ट ऑफ, तो जब आप इंटरनेट से कोई डेटा यूज में लेते हो और लेकिन उसका रेफरेंस, क्योंकि जिसने उसका बनाया उसका क्रिएटर का नाम भी अगर आप नहीं देते हो तो ये क्या कहलाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, क्योंकि आपको जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है उसका नाम जरूर देना चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 44, डैश मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो 44 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि किसी का ट्रेडमार्क अगर यूज में लेते हैं तो उसके लिए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आपका एक क्राइम कहलाता है, उल्लंघन, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्वेश्चन नंबर 45, जीपीएल का पूरा नाम क्या है, तो आंसर होगा इसका ए, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जीपीएल का पूरा नाम है जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर कैटेगरी ऑफ द पब्लिक लाइसेंस, तो इनमें से पब्लिक लाइसेंस की जो कैटेगरी है वो इनमें से कौन सी है, तो आंसर होगा इसका सी, जीपीएल भी होता है और सीसी, क्रिएटिव कॉमन्स भी होते हैं और जनरल पब्लिक लाइसेंस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 47, सीसी इन रेफरेंस इन द पब्लिक लाइसेंस स्टैंड फॉर, सीसी का पूरा नाम, तो ये भी मैंने बताया था आपका क्रिएटिव कॉमन्स जो है इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 48, जीपीएल इज द प्राइमरीली डिजाइंड फॉर द प्रोवाइडिंग द पब्लिक लाइसेंस टू बी, तो जीपीएल जो होता है वो आपका मेनली किसके लिए दिया जाता है, ये सॉफ्टवेयर के लिए होता है जीपीएल, तो जीपीएल का आपका जो यूज होता है वो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज में होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 49, FOSS का पूरा नाम है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 50, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कम अंडर FOSS, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका यूनिक्स, तो जो यूनिक्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 51,
तो यहां से देख सकते हैं ब्राउजर ऑप्टिंग 51 ब्राउजर कम अंडर FOSS। तो कौन सा जो ब्राउजर है वो आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्ट के रूप में आता है? तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, इनमें से आपको देख सकते हैं कि जो मोजिला फायरफॉक्स जो होता है ये आपका FOSS कैटेगरी में आता है, मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जबकि ये सब चार्जेबल होते हैं। इंटरनेट भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और गूगल क्रोम भी। क्वेश्चन नंबर 52 इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो किसी सॉफ्टवेयर की जो अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप वितरण करते हैं, बेचते हैं किसी को, तो ये आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब है कि किसी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर को आप यूज में लेके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के अगर आप किसी को देते हैं और उसका अगर आप यूज लेते हैं तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 डैश पैकेज कम अंडर FOSS। इनमें से कौन सा जो पैकेज है ये आपका FOSS के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका C, क्योंकि लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस ये दोनों के दोनों आपके फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 द ओनर ऑफ ए वर्क कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द CC लाइसेंस। तो CC लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका होता है 6 प्रकार के आपके CC लाइसेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 डैश इज डिफाइंड एज ए क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम ऑफ द क्राइम। इनमें से कौन सा जो मीडियम है, जो क्राइम कंप्यूटर के जो क्राइम होते हैं जिसको कंप्यूटर पर होल्ड किया जाता है, वो कौन से क्राइम कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइबर क्राइम। इनमें से साइबर क्राइम कौन से हैं? तो दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हैकिंग, फिशिंग और स्पैमिंग, इसमें स्पैमिंग, ये तीनों जो है आपके साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 डैश इज सम लाइंस ऑफ द malicious code that can copy itself and can dramatically affect on the computer by the destroying data or the corrupting the system। ऐसे क्या है जो आपके कंप्यूटर में कॉपी बना देता है और कंप्यूटर पर इफेक्ट डालता है और आपका इंपोर्टेंट डेटा को करप्ट कर देता है या फिर नष्ट कर देता है? तो आंसर होगा इसका कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर के लिए बहुत अधिक हार्मफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 डैश इज द एक्ट ऑफ द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। तो किसी कंप्यूटर को गलत तरीके से जो एक्सेस कर लेना और कंप्यूटर नेटवर्क को तोड़ना, तो उसे क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट सभी आप जानते हैं, आंसर होगा इसका हैकिंग। बहुत पॉपुलर वर्ड है। हैकिंग के जरिए आप किसी भी अवैधानिक तरीके के कंप्यूटर का डेटा चुरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हैकिंग व्हेन डन विद ए पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड। जब हैकिंग जो है वो एक पॉजिटिव इरादे के साथ जब होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ए, एथिकल हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर। तो ब्लैक हैट का मतलब आपका हो गया है यहाँ पे नॉन एथिकल हैकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लैक हैट हैकर होता है उसे नॉन एथिकल हैकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग द व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो आपके एथिकल हैकर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 62 प्राइमरी फोकस ऑफ डैश इज ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड द डेटा स्टीलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा आपका बी, नॉन एथिकल हैकर। जो डेटा को, सिक्योरिटी को क्रैक करता है और डेटा को चुराने का काम करता है उसे नॉन एथिकल हैकर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हैकर्स आर ट्राई टू ब्रेक सिक्योरिटी सिस्टम। जो हैकर्स होते हैं ट्राई टू ब्रेक मतलब सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने का काम करते हैं। तो 63 का जो आंसर होगा आप देख सकते हैं ये सारे ही काम करते हैं क्योंकि मनी भी चोरा लेते हैं और काफी कुछ जो है वो आपको लॉस करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें होंगी आपकी। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेंसिटिव डेटा को भी चुरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 डैश इज एन एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट्स और ईमेल दैट लुक्स ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूजर। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख के समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर होगा ए, फिशिंग कहलाता है। जब किसी को लालच दिया जाता है ईमेल के जरिए और लालच देके ईमेल करना जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह जो दिखाई जाता है मेल, मतलब किसी कंपनी की फर्जी ईमेल आईडी वगैरह बना के, फर्जी वेबसाइट बना के जो लोग जो फ्रॉड किया जाता है उसे बोला जाता है फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर होगा इसका सी, इज ए काइंड ऑफ द साइबर क्राइम इन विच अटैकर ब्लैकमेल्स द विक्टिम टू पे फॉर द गेटिंग एक्सेस। तो कौन से प्रकार का जिसके लिए ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल का मतलब होता है फिरौती,
तो आंसर होगा इसका सी, रैनसमवेयर। बहुत आसान क्वेश्चन है। रैनसमवेयर का मतलब होता है कि किसी से जो डेटा को चुरा कर या कंप्यूटर पे डेटा को इफेक्ट डालकर आपसे फिरौती की मांग करना कि भाई अब आप पैसे देंगे तो हम आपके कंप्यूटर को सही कर देंगे, आपका डेटा हम वापस से प्रोवाइड कर देंगे, तो उसे बोला जाता है रैनसमवेयर। हिंदी में बोला जाता है फिरौती। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफ्टी मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द साइबर क्राइम। तो जो सेफ्टी रीजन के लिए हमको क्या यूज में लेना चाहिए। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन ये हो सकता है, समझ में आपके आ गया होगा। तो ये उसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एंटीवायरस भी रखना चाहिए, वो भी अपडेटेड करते रहना चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज में नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना चाहिए जिससे कि लंबे समय तक बार बार उसको समय में चेंज करते रहना चाहिए। तो आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 67, ई वेस्ट स्टैंड्स फॉर। तो इस ई वेस्ट में ई का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे, आंसर होगा इसका बी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये ध्यान रखना, ये लगभग एक जैसे वर्ड नजर आते हैं लेकिन आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ई वेस्ट। तो आंसर है इसका डी, क्योंकि जो ई वेस्ट जो है वो आपके डिस्कार्डेड जो खराब हो गए कंप्यूटर भी है, डैमेज जो प्रिंटर्स होते हैं और यूजलेस जो सीडी होती है, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट में मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीजेबल मेथड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके कौन से 3 अच्छे तरीके माने जाएंगे ई वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तीनों वर्ड्स होते हैं इसके लिए, ध्यान रहे आपको। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रोसेस ऑफ द रीसेलिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एट द लोअर प्राइस इज कॉल्ड। तो जो पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनको वापस से रीसेल करना, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो आंसर होगा रिफर्बिश्ड। तो रिफर्बिशिंग क्या होता है, कंप्यूटर में जो पुराने जो आइटम्स होते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या और भी कोई आइटम्स होते हैं उनको वापस से रिफर्बिश्ड करके उसको वापस से सेल आउट करना, जिससे कि आपका जो नया प्रोडक्ट बनने की जो समय हो वो कम भी लगेगा, जिससे कि इन्वायरमेंट भी सही रहेगा, क्योंकि उसका दोबारा उत्पादन होने की बजाय उसी प्रोडक्ट को लंबे समय तक यूज में ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, डैश इज ए ब्रांच ऑफ द सर्विस दैट द डील विद द डिजाइनिंग द अरेंजिंग वर्कप्लेस इंक्लूडिंग द फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड द सिस्टम सो दैट इट बिकम्स सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर द यूजर। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, एर्गोनॉमिक्स। तो जो एर्गोनॉमिक्स जो होता है ये आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं, एर्गोनॉमिक्स जो एक तरह से एक ऐसा विज्ञान है जहां पर भी आप वर्किंग करते हैं तो वहां पर किस प्रकार का एक एनवायरनमेंट आपको रखना चाहिए होता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 के। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं, और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको आप सीबीएसई, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एर्गोनॉमिक्स वाले जो था मैटर वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट किया है एर्गोनॉमिक्स हेल्प अस तो इन द रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन आवर बॉडीज इंक्लूडिंग द फैटिग्यू एंड द इंजरीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग द यूज। तो एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने वाला साइंस होता है। क्वेश्चन नंबर, वापस से चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अपना 72, बैड पोस्चर ऑफ द यूजिंग कंप्यूटर में कॉज। तो कंप्यूटर पर बैठने के सही तरीके नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप जानते हो बैक एक भी हो सकता है, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द और कंधे में दर्द भी हो जाता है। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट वी हैव टू एंश्योर टू मेंटेन द गुड हेल्थ ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आंसर होगा इसका डी, ये सारी भी चीजें होनी चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन जो है उसके ऊपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप उसकी सफाई करें, उसको सफाई करते रहना चाहिए। कंप्यूटर को जो डायरेक्ट हीट या सनलाइट जो होता है उससे आपको बचाना चाहिए, और रूम में एनफ वेंटिलेशन फॉर द एयर सर्कुलेशन। और जिस रूम में आप कंप्यूटर की वर्किंग करते हैं वहां पर जो प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो आपका होना चाहिए। और डू नॉट ईट फूड और ड्रिंक ओवर द कीबोर्ड। कीबोर्ड के आसपास में है जो खाना या पानी मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो इनका यूज नहीं करना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच इज द अवेलेबल। तो जो प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी के मालिकाना जो हक होता है, तो वो आंसर वो सॉफ्टवेयर आपको कब मिलेगा। तो इसका आंसर होगा बी, ऑन पेइंग द लाइसेंस फी। जब आप लाइसेंस फीस आप पे करेंगे तभी आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मिलते हैं, क्योंकि ये एक मालिकाना हक के अनुसार होते हैं।
और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, तो इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि फिशिंग, जाल में फंसाना, रैंसमवेयर मतलब फिरौती, हैकिंग करना, डेटा को चुरा लेना और ट्रैकिंग मतलब होता पीछा करना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किसी का पीछा करना एक तरह से साइबर क्राइम में नहीं आता। क्राइम तो में तो आता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था साइबर क्राइम में नहीं आता है। तो जो किसी का पीछा करना साइबर क्राइम में नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी के पीछे पीछे जाते हो तो इसे हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। क्राइम जरूर हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको पीडीएफ इसकी रिक्वायरमेंट है तो चैनल पे आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो आपको मैं उस पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, मेरा नाम योगेश कुमार गुप्ता, नॉलेज सिस्टम कंप्यूटर एजुकेशन की तरीके से आज आपको चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 आईपी बुक, जो कि आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के लिए जो बनी हुई है, तो उस बुक के लिए आपका चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन है। अगर आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप जब वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे इसके बारे में मोटिवेशन मिलेगा, और अगले जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं जल्दी ही बनाकर आपके लिए वीडियो में डाल दूंगा। तो ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।